दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कानून और संविधान के मुताबिक संसद से पारित कराकर किए जाने वाले एक फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करने वाला हूं। इस फर्जीवाड़े का नाम है ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा। 2019 में मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटा संसद से पास कराया, उसे अधिसूचित किया और उसके बाद से 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थाओं में उन लोगों को मिलने लगा जो कि ऊंची जातियों से आते हैं, मजबूत जातियों से आते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी सामान्य वर्ग से आते हैं। उन लोगों को आरक्षण मिलने लगा। संविधान में इस प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में अपने मजबूत बहुमत का फायदा उठाते हुए ईडब्ल्यूएस कोटा पारित कराया और 2019 के बाद से लगातार इस ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरियों में बड़े पैमाने पर ऊंची जातियां आरक्षण प्राप्त कर रही हैं। ऊंची जातियों में गरीब लोग भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। काफी गरीब लोग होते हैं। पिछले दिनों तो ऊंची जातियों में गुर्बत काफी बढ़ी भी है। लेकिन जिन लोगों को नौकरी मिलती है, अच्छी और बड़ी नौकरियां मिलती हैं, वो क्या वास्तव में गरीब होते हैं? ईडब्ल्यूएस कोटे में आने के लिए आपको गरीबी का एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। उस गरीबी की सर्टिफिकेट से साबित होना चाहिए कि आपके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए से कम है। अगर 8 लाख रुपए आमदनी हो गई या 8 लाख से ज्यादा आमदनी हो गई तो आप ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर उस 10% आरक्षण के लिए अधिकारी नहीं होंगे। मेरे मित्र श्यामलाल यादव ने, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं और बड़ी बेहतरीन आंकड़ागत विश्लेषण करके खबरें देते हैं, इनसे आंखें खुल जाती हैं, उन्होंने आज एक पूरी जांच पड़ताल करके एक बड़ी खबर प्रकाशित की है। जो खबर ये बताती है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जहां से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस अफसर बनते हैं, वहां पर ईडब्ल्यूएस कोटे के जरिए क्या गुल खिलाया जा रहा है और किस तरीके से ऊंची जातियों के गरीबों को आरक्षण देने के नाम पर दरअसल नकली गरीब गलत सर्टिफिकेट बनाकर या किसी किस्म का फर्जीवाड़ा करके ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत यूपीएससी की वो नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं जो कि सामान्य तौर पर बहुत ही दुर्लभ हैं। उनकी जांच पड़ताल आंख खोल देने वाली है। इस फर्जीवाड़े को जरूर समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह फर्जीवाड़ा क्यों किया, उसको क्या जरूरत पड़ी ये फर्जीवाड़ा करने की, और ये फर्जीवाड़ा करने से संविधान में आरक्षण की जो भावना है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को ही आरक्षण प्राप्त होगा, उस भावना को किस तरीके से ठेस लगती है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से पिछले लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी हाथ में लाल किताब लेकर निकले थे तो बहुत सारे ओबीसी समुदायों को और दलित समुदायों को इस बात का यकीन हो गया था कि अगर बीजेपी को 350 से 400 के बीच में सीटें मिल गई तो ये लोग निश्चित रूप से संविधान बदल देंगे और आरक्षण का लाभ हमसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कुछ कुछ वोट दिए होंगे, लेकिन कंजूसी से वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। स्पष्ट बहुमत की सरकार गठजोड़ सरकार में घट गई। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों ओबीसी और दलित जातियों को ये यकीन हुआ, राहुल गांधी की बात पे यकीन किया? बीजेपी ने बहुत खंडन किए, नरेंद्र मोदी ने बहुत खंडन किए, लेकिन लोगों ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। लोगों ने राहुल गांधी की बात पे यकीन किया। इसका आंकड़ागत प्रमाण आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, 2025 में यानी गुजरे साल में यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में कुल 958 प्रतियोगी चुने गए।
उनको बाद में किसी न किसी किस्म की नौकरियां मिली, उनके अपने जो उन्हें नंबर मिले थे उनके मुताबिक। इनमें से 104 प्रतियोगी ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस कोटे में चुने गए। ये लोग जनरल कैटेगरी की थे, सामान्य वर्ग के थे। सामान्य वर्ग में कौन कौन आता है, मोटे तौर पर बता देता हूं। उसमें ब्राह्मण आते हैं, उसमें वैश्य समाज के लोग आते हैं, उसके अंदर राजपूत समाज के लोग आते हैं, उसके अंदर भूमिहार आते हैं, उसके अंदर कायस्थ आते हैं, और अगर दक्षिण भारत की तरफ जाएं वहां पे तो रेड्डी समाज के लोग आते हैं, कम्मा समाज के लोग आते हैं, लिंगायत समाज के लोग आते हैं, वोकलिगा समाज के लोग आते हैं। तो जिन लोगों को आरक्षण प्राप्त नहीं है, ओबीसी, दलित और आदिवासी श्रेणियों में, उनके अलावा सभी लोग जनरल कैटेगरी के लोग माने जाते हैं। इन्हीं जनरल कैटेगरी के लोगों में से 104 प्रतियोगियों को 2025 में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत यूपीएससी में क्वालिफाई करने का मौका मिला। अब श्यामलाल यादव ने उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल का अध्ययन किया, उनके कॉलेजेस में जहां पे वो पढ़े, उनके स्कूलों, विद्यालयों, उनके रिकॉर्ड का अध्ययन किया, और जितने भी उनके रिकॉर्ड उपलब्ध थे उन सभी का अध्ययन करके कुछ हमारे सामने आंकड़े पेश किए हैं। अब सुनिए, इन 104 लोगों में 64.4% यानी कि 67 उम्मीदवार ऐसे थे जो बहुत महंगी कोचिंग प्राप्त करने के बाद में यूपीएससी की परीक्षा में बैठे थे। ये महंगी कोचिंग कौन कौन सी हैं? दृष्टि AIS, दृष्ट IAS, वाजीराव एंड रेड्डी, वाजीराव एंड रवि। इन कोचिंग में बैठने वाले छात्रों को कम से कम 2.65 लाख से लेकर 2.25 या 3 लाख रुपए सालाना की फीस भरनी पड़ती है। ये लोग फीस गरीब लोग नहीं भर सकते, लेकिन 67 उम्मीदवार इतनी बड़ी फीस भरकर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत यूपीएससी में उन्होंने क्वालिफाई किया। इन 104 में कुल 84 कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट अगर मिला लिए जाएं, वो ऐसे थे जो कि फोरम IAS, नेक्स्ट IAS, किंग मेकर्स IAS और यूपीएससी वाला जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए थे। ये भी अपेक्षाकृत महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यहां भी अच्छी खासी फीस भरनी पड़ती है। इनमें से 46 यानी कि 14.4% उम्मीदवार जो थे वो निजी स्कूलों से पढ़ के आए थे। ये निजी स्कूल NCR के हैं, लखनऊ के हैं, रायपुर के हैं और जयपुर के हैं। इन निजी स्कूलों में उन्होंने 45,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना की फीस अदा की। इनमें से 28 उम्मीदवार यानी 26.9% व्यापारी परिवारों से आते हैं। वो लोग स्टील का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं या मिठाई का काम करते हैं। 10 प्रत्याशी ऐसे थे जो कि यूपीएससी में क्वालिफाई करने से पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर रहे थे। उसमें बहुत से लोग तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में पहले से काम कर रहे थे। उन 10 उम्मीदवारों को भी ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर यूपीएससी में दाखिला मिला। इसमें से 14 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि IIT से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट थे। उनमें से कुछ उम्मीदवार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए थे। 27 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे और 3 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे। ये है उन 104 उम्मीदवारों में से उनकी सूची जिन्हें किसी भी कीमत पर गरीब नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे गरीबी के सर्टिफिकेट की जुगाड़ की जिसमें उनकी आमदनी, उनके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए से कम दिखाई गई थी। अब आप आइए असली गरीबों के ऊपर जिनको ईडब्ल्यूएस कोटे का फायदा मिला। एक उम्मीदवार ऐसा था जो कि एक रिटायर्ड फौजी का बेटा था। एक उम्मीदवार ऐसा था जो कि स्कूल में चलने वाली बसों में कंडक्टर का काम करता था, उसका बेटा था। एक उम्मीदवार लड़की ऐसी भी थी जो कि एक रेलवे कुली की बेटी थी। कुछ उम्मीदवार दिहाड़ी मजदूरों के बेटे थे। एक उम्मीदवार के पिता तो बेरोजगार थे। 7 उम्मीदवार ऐसे थे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि गरीब ग्रामीण बच्चों के लिए बनाए गए हैं, उनसे पढ़ के निकले थे। कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जो कि हिंदी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करके आए थे।
दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटे का अधिकतम लाभ किनको प्राप्त हो रहा है। अधिकतम लाभ ऊंची जात के उन उम्मीदवारों को प्राप्त हो रहा है जो कि दरअसल काफी संपन्न घरों के हैं और बहुत महंगे स्कूलों में पढ़े हैं, बहुत महंगी कोचिंग करके उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। इससे पहले वो आईआईटी में पढ़ चुके हैं, जो जहां पर उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की, स्नातकोत्तर परीक्षा प्राप्त की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं और कुछ लोग तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इससे पहले नौकरी कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे। मैं इन सब उम्मीदवारों को नकली गरीब कहता हूं। वो नकली गरीब जो कि गलत सर्टिफिकेट बनवाकर, फर्जीवाड़ा करके, जिन्होंने यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिला लिया, बहुत उंगलियों पर गिनने लायक, बहुत कम संख्या में ऊंची जातियों के वे उम्मीदवार हैं, जनरल कैटेगरी के वे उम्मीदवार हैं जो वास्तव में गरीब थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटे का किस तरीके से संपन्न ऊंची जातियों के परिवारों के पुत्र और पुत्रियां बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब आइए एक और प्रमाण के ऊपर, जिससे आपको पता चलेगा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे की राजनीति क्या है। श्यामलाल यादव ने यह भी पता लगाया कि इन 104 उम्मीदवारों में से कौन उम्मीदवार किस प्रांत के थे। जैसे ही आप ये देखेंगे वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में ये खेल क्यों खेला था। 25 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के थे, 17 उम्मीदवार बिहार के थे, 14 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के थे, 9 उम्मीदवार हरियाणा के थे, 8 उम्मीदवार राजस्थान के थे, 5 उम्मीदवार गुजरात के थे, 4 उम्मीदवार उत्तराखंड के थे। कर्नाटक के 4 उम्मीदवार थे और केरल के 3 उम्मीदवार थे। यानी केवल 7 उम्मीदवार ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल कैचमेंट एरिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है, उसके बाहर पड़ते थे। केरल और कर्नाटक को भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में मान सकता हूं, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत का होने के नाते कांग्रेस वहां ज्यादा बड़ी और मजबूत पार्टी है, इसलिए मैं मान लेता हूं। कुल 104 में 7 उम्मीदवार ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के कैचमेंट एरिया से बाहर पड़ते थे। बाकी सभी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के 25, बिहार के 17, मध्य प्रदेश के 14, हरियाणा के 9, राजस्थान के 8, गुजरात के 5, उत्तराखंड के 4, ये सारे के सारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कैचमेंट एरिया से आते थे। क्या इससे आपको नहीं पता लगता कि इस इलाके की जो ऊंची जातियां हैं, उनके मतदाता भारतीय जनता पार्टी की जेब में क्यों पड़े रहते हैं? मैं वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, ये गलत शब्द है। मैं कहता हूं कि ऊंची जातियों के यानी जनरल कैटेगरी के जो मतदाता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उसके प्रभाव क्षेत्र में जेबी वोटर हैं। वो कुछ भी हो जाए, उनको दिक्कत हो, परेशानी हो, भाजपा हारे जीते, वो लोग हर कीमत पर उनका 80% से के आसपास का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड में वोट करता है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सीटें, लोकसभा की सीटें चुनकर आती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको मैं फर्जीवाड़ा क्यों कह रहा हूं। जो गरीबी का सर्टिफिकेट बनवाया जाता है उसको फर्जीवाड़ा क्यों कह रहा हूं। संयोग से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बड़े मशहूर कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन बनने का मौका मिला। तीसरी बार जब मैं गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन हुआ, तब दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आदेश आया कि जितना भी एडहोकिज्म है शिक्षकों के बीच में, जो अस्थायी पदों पर शिक्षक काम कर रहे हैं, उनकी जगह स्थायी रूप से इंटरव्यू लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बहुत अच्छा आदेश था और मैंने भी सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और शिक्षा प्रणाली के अंदर, खासतौर से उच्च शिक्षा प्रणाली के अंदर, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के अंदर जो एडहोकिज्म है, जो तदर्थवाद है, इससे वो तदर्थवाद खत्म होगा। तो मैं परिश्रम से इस काम में जुट गया और मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे प्रोफेसर योगेश सिंह, उनका भी इस मामले में पूरी तरीके से सकारात्मक सहयोग मिला।
हम मेरे जो प्रिंसिपल थे प्रोफेसर राजीव चोपड़ा, उनका भी इसके अंदर सहयोग मिला। 1.5 महीने तक मैं इंटरव्यू कमेटी के मुखिया के तौर पर, इंटरव्यू कमेटी के हेड के तौर पर लगातार इंटरव्यूज लेता रहा। करीब 64-65 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न विषयों में हम लोगों ने नियुक्त किए। ये वो समय था जब मुझसे अक्सर लोग आते थे सोर्स सिफारिश लेकर, राजनीतिक दलों की तरफ से भी सोर्स सिफारिश आती थी, व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपने जुगाड़ में लाकर मुझसे मिलते थे कि भाई हमारी नौकरी वहाँ पे लग जाए, हमारा भी इंटरव्यू की कॉल आई है, इसलिए कर जाए। उसमें से 1-2 नौजवानों ने मुझसे कहा कि वो काफ़ी चिंतित हैं। हमने कहा, आप क्यों चिंतित हैं? कि देखिए हम तो अभी एड हॉक पढ़ा रहे थे 3 साल से। तो हमने कहा अगर आप 3 साल से एड हॉक पढ़ा रहे थे तो फिर क्या दिक्कत है आपको? आपको काफ़ी तजुर्बा है और आपको उस इंटरव्यू में इस तजुर्बे का फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक हम एड हॉक पढ़ा रहे थे, हम ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एड हॉक हुए थे। और अब हम ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत अर्जी दे ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि अभी 3 साल से तो हमें 1 लाख रुपए के आसपास की तनख्वाह मिल रही थी, जिससे हमारी आमदनी साल में 12 लाख हो जाती है, 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है, हम इसको छिपा ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो अब हम ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर हमारा सिलेक्शन ही, उस कोटे के तहत हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। हमको जनरल कैटेगरी के कोटे के तहत प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, जहाँ पर हमारे नियुक्ति के मौके कम हो जाएँगे। तो मैंने कहा भाई इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप देखिए। फिर बाद में मुझे पता चला कि उन लोगों ने कहीं न कहीं से, बावजूद इसके कि उनकी सालाना आमदनी प्रमाणित रूप से 12 लाख थी, 12 लाख के आसपास थी, उन्होंने 8 लाख से कम का सर्टिफिकेट बनवाया। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत उन्होंने आवेदन किया और नौकरी प्राप्त की। वो लोग इस समय भी दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करके एड हॉक से परमानेंट होकर, अस्थायी से स्थायी होकर पढ़ा रहे। ये है वो फर्जीवाड़ा, ये है ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने वाले नकली गरीब। भारतीय जनता पार्टी ने ये कोटा क्यों बनाया था, इसका सीधा प्रमाण इन आंकड़ों में उपलब्ध है, जो कि श्यामलाल यादव ने आज इंडियन एक्सप्रेस में ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं। हम सब लोगों को इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर भी पढ़नी चाहिए, और जिन लोगों को अखबार पढ़ने में कम दिलचस्पी है, वो मेरे इस कार्यक्रम से जान सकते हैं कि दरअसल ईडब्ल्यूएस कोटा दरअसल जेबी वोट बनाने, अपना ऊंची जातियों में अपना जनाधार मजबूत करने की एक राजनीतिक रणनीति थी। और इसके जरिए उन्होंने आरक्षण की जो संविधान की पवित्र भावना थी, केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस भावना को भी नष्ट किया। यही कारण है कि अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल आरक्षण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी दरअसल मौका पड़ते ही संविधान बदलेगी और आरक्षण के लाभ ऊंची जातियों, पिछड़ी जातियों से और दलित जातियों से और आदिवासियों से छीनेगी या उनको और घटाएगी, उनको कम करेगी। तो वे जातियां और वे समुदाय इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले, मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं सीधी बात में।